हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 3 फुट है। आज मैं रास्ता पकड़ के जाऊं तो लोग नमस्ते करते और दीदी करते थक जाते हैं। मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ कभी कभी कि कौन जा रहा है। कोई हेलमेट लगाया, कोई मुंह बाना, दीदी नमस्ते, हाँ भैया नमस्ते। कुछ ऐसे लोग हैं कि अभी भी अपनी सुविधा को लेने में कतराते हैं। नहीं तो आज विद्यालय में सब कुछ मिल रहा है और सारे व्यवस्थाएं हैं, अच्छे टीचर हैं, फिर भी बच्चे नहीं स्कूल जाते हैं तो किसका दोष होगा? तो अभिभावक का ही दोष दिया जाएगा। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा सावित्री बाई फुले जी, जिन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर के उन्होंने काम किया और महिलाओं को आगे लेकर के आए। उनकी जो मनोबल था उनको बढ़ाया। और जो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में उन्होंने बहुत स्टार्टिंग दौर में बहुत सारे जो प्रताड़नाएँ थी, जो संघर्ष था उन्होंने झेला और महिलाओं के लिए काफ़ी बेहद काबिल तारीफ़ उन्होंने काम किया था। साथ में एक ऐसी महिला जिनका नाम है सावित्री दीदी। नाम सेम है और काम की बात करें तो काम भी इनका सेम है, क्योंकि समाज उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एजुकेशन के मामले में काफ़ी इनका काम सराहनीय रहा है। और जहाँ भी एजुकेशन मामले में कमी पाती हैं, वहाँ पे मुद्दे के साथ में लड़ती रहती हैं। जैसे कि अभी एक मुद्दा दिल्ली में चल रहा था, पेपर लीक का मामला, वहाँ भी इन्होंने देखा और वहाँ पे देखी कि नहीं, हमको वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए जो एजुकेशन लेवल जहाँ वीक पड़ रहा है। आज हम पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, इनका जो सफ़र रहा है समाज सेवा में कैसे आई, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। स्वागत है मैडम। सबसे पहले परिचय। मेरा नाम सावित्री है। मैं उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर की निवासी हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझसे राजनीति से और दुनियादारी से मतलब नहीं है। मुझे समाज में हमारे जो लोग हैं, शोषित वंचित समुदाय के लोग या शिक्षा को लेकर के, इनके बीच में मैं शुरू से आज तक काम करती आई हूँ। और मुझे जहाँ लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ जा कर के अपना अ, काम भी करने का काम करती हूँ। अपना श्रमदान सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आप समाज सेवा में आपका मन कहाँ से इच्छुक हुआ, कब आपके मन में आया कि नहीं, हमको भी जो एजुकेशन मामले में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्गदर्शित करना चाहिए। देखिए, समाज सेवा की बात आप कर रहे हैं तो मैं बहुत पहले जब जाती थी काशी विद्यापीठ वाराणसी पढ़ने, तो बड़े सारे गरीब वगैरह देखते थे ना स्टेशन पर इधर-उधर, तो मैं इंटर के बाद ही वहाँ गई थी। तो मुझे तभी से मेरे मन में ऐसा आता था कि क्या गरीबी है, लोग हम लोग ऐसे सो रहे हैं, लोग ऐसे सो रहे हैं। और मेरा परिवार भी पहले बहुत गरीब था, ऐसा नहीं कि मैं एकाएक सड़क पर देखी हूँ, थोड़ा बहुत घर में भी देखी हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मैं एजुकेशन को छोड़ कर के और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उभरने लगी। और समाज में जब काम करने लगी तो लोग मुझे दीदी के नाम से ही जानने लगे। मेरा नाम भी बहुत फील्ड में पूछेंगे तो लोग नहीं जानेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि शिक्षा को लेकर के मैं भटकाऊँ बच्चों के साथ काम की हूँ, ईंट भट्ठों पर काम की हूँ। तमाम बच्चों जो मछली-उछली मारते थे, घोंघा उन बच्चों के साथ काम की हूँ। महिलाओं को एकत्र करके संगठन बनाने का काम की, युवा बच्चियों के साथ। मतलब कहीं भी हमारे समझ से, हमारे क्षमता अनुसार, हमारे शक्ति अनुसार, मैं नहीं सोचती हूँ कि हमारे समाज में और हमारे देश में शिक्षा के लेकर के कोई वंचित रहे। लेकिन बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाएं तो घर की जो जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार करना और खाना बनाना, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से उठ के इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हैं? देखिए, मैं जब पहले तो मुझे भी घर का सब देख कर के जाना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे मैं जब समाज में रहने लगी तो मैं स्वतंत्र रूप से भले घर का काम छूट जाए लेकिन मैं अपने काम को देखती हूँ, सामाजिक काम। सामाजिक काम को। तो जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को अभी भी मैं कह रही हूँ कि सारा काम छोड़ के पहले अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब छोटे से लेकर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता है, वही बच्चे आगे चल के दिक्कत पैदा करते हैं, परिवार को लेकर चाहे समाज को लेकर। तो बहनों को, चाहे किसी जाति धर्म की बहनें हों, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो अपना शौक त्याग देना चाहिए, लेकिन भले कुछ भी कम खाएँ, कम पहने, लेकिन उनके पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। मेरा ये सोच है। जैसा कि आपके बारे में बात करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन लेवल है कहाँ तक है
और किस सन में आप पढ़ाई करती थी? मैं बहुत पहले पढ़ी हूँ। मैं यहाँ इंटर हाई स्कूल की, इसके बाद मैं काशी विद्यापीठ वाराणसी चली गई। फिर वहाँ मैं जेके महिला छात्रावास में रहती थी, मैं वहीं पढ़ाई की। मेरे पढ़ाई की बात करेंगे तो मेरे घर में भी पहले के लोग 7-8 तक ही पढ़े हैं। अब हमें हमारा परिवार या मेरे लंबाई को लेकर या जो भी या हमारे दिमाग को लेकर के जैसा भी हो, मतलब हमारे पढ़ाने का इन लोगों को भी बहुत शौक था। तो मुझे बाहर मेरा एक भैया थे, उनका देहांत हो गया है। वो सोचे थे कि हमारे घर का कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो मेरा नाम विद्यापीठ एडमिशन हुआ, मैं वहीं पढ़ी। वहीं से मेरा सामाजिक कार्यकर्ता का भी रूप धीरे-धीरे उभरने लगा। क्योंकि वहीं से मैं एक संस्था थी, उसके साथ मैं देखने गई थी। देखते-देखते वहाँ के मुझे लगा कि ये तो अच्छा है, किसी का भला तो हो रहा है। भले अपने को कुछ नहीं मिला और आज तक सच में कुछ नहीं मिला, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं प्रोजेक्टर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे बोला जाता है, मैं वो हूँ। हाइट की बात करेंगे, हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 3 फुट है। तो स्टार्टिंग से इतना ही रहा, मैं फिर बाद में आपने ट्राई नहीं किया हाइट बढ़ाने की? नहीं, मैं कुछ नहीं की है हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले का जो परंपराएँ थी या जो पहले के मम्मी-पापा थे, मैंने पहले बताया कि वो भी कमज़ोर थे, उनको उतना पता नहीं रहा होगा कि बच्चों को दवा चलती है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जब बीए का मेरा फाइनल क्लास था, तो हमारे टीचर बोले थे विद्यापीठ के कि बेटा तुम्हारे जो लोग बौना-बौना बोलते हैं, इस तरह का तो रूप नहीं है। तुम्हारे मम्मी लगता है तुमको हार्मोन की कमी, तुम्हारे मम्मी-पापा दवा नहीं करे? तो हम बोले कि नहीं, मैं क्या बोलूँ वहाँ, हम भी बच्चे थे। स्कूल में बच्चे लोग चिढ़ाते थे? नहीं, स्कूल में बच्चे तो नहीं चिढ़ाते थे, लेकिन मैं जब समाज का काम करने जब निकली थी, तो कुछ लोगों को लगता था कि अरे इतनी छोटी-सी है लड़की, क्योंकि मैं कम उम्र में निकली हूँ, मैं इंटर पास करके ही मैं समाज में थी। अरे इतनी छोटी-सी लड़की, अरे देखिए क्या बता रही हैं, कैसे ऐसे-वैसे। लेकिन आज मैं रास्ता पकड़ के जाऊँ, तो लोग नमस्ते करते और दीदी करते थक जाते हैं। मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ कभी-कभी कौन है? कि कौन जा रहा है। कोई हेलमेट लगाया, कोई मुँह बाँधा, दीदी नमस्ते, हाँ भैया नमस्ते। तो ऐसा धीरे-धीरे ऐसा आपने ऐसा माहौल बना दिया। माहौल बना दिया। हमारे ग्राम पंचायत जो है 88 ग्राम पंचायत में 100% में 75% लोग तो हमको जानते होंगे। मैं आपका और मैं 5 ब्लॉक जो है, आपको सैदपुर है, मनिहारी है, जखनिया है, देवकली है, बिरनू है। यहाँ भी महिलाओं के साथ 150 महिलाओं के साथ मैंने 6-6 दिन काम किया। तो इस हिसाब से एक 6 ब्लॉकों में भी महिलाओं का संगठन, महिलाएँ हमको अच्छी तरह से जानती हैं कि दीदी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जो इस तरह का भ्रमित होगा और जो इस तरह की भावनाओं से अलग होगा, वही सोचता होगा कि ये नौकरी करती हैं या मतलब पैसा पाती होंगी, इस तरह का। जब आप पढ़ती थीं उस समय पढ़ाई-लिखाई में क्या मुसीबतें थी? और जो लड़कियाँ थीं उनको बाहर निकलने दिया जाता था? नहीं, पढ़ाई-लिखाई में मुसीबतें तो मेरे घर तो नहीं थी, लेकिन मेरे साथ की जो दोस्त थीं वो बाहर जाकर थोड़ी पढ़ीं। क्योंकि बहनों को निकलने नहीं दिया जाता था, उनसे खेत में या खलिहान में या पशु के साथ ज़्यादा काम लिया जाता था पहले। अब तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। पहले कहाँ सबके बच्चियाँ पढ़ते थे। कोई 8 तक पढ़ा, 12-10 जाते-जाते पढ़ाई छोड़ कर के चलो शादी-ब्याह हो गया। इस तरह का देखने को मिला है। लेकिन अभी जब सरकार जब सुविधा दे रही है तो अभी कितना सुधार हुआ पहले में और अब? देखिए सरकार सुविधा दे रही है, लेना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों से, महिलाओं से, बच्चियों से, बच्चों से कि अपनी सुविधा मत छोड़िए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अभी भी अपनी सुविधा को लेने में कतराते हैं। नहीं तो आज विद्यालय में सब कुछ मिल रहा है और सारे व्यवस्थाएँ हैं, अच्छे टीचर हैं, फिर भी बच्चे नहीं स्कूल जाते हैं, तो किसका दोष होगा? तो अभिभावक का ही दोष दिया जाएगा। आपका जो मिशन है, आप जो लड़ाई लड़ रही हैं एजुकेशन लेवल पे, तो क्या चाहती हैं आप? आपकी क्या माँग है आपकी? और फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगी? फ्यूचर में तो हम जो कर रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ही रहेंगे अपने फ्यूचर में। लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कई प्राइमरी स्कूल टूट गया है, टीचर को तो कहीं न कहीं अस्थायी रूप से अस्थायी कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया। मान लीजिए उस स्कूल में 20 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, 25 थे। सरकार की भी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो टीचर को वेतन देना भारी है। लेकिन इस पर सरकार ध्यान दी कि नहीं दी कि ये जो 20 बच्चे थे, स्कूल टूट गया तो 20 बच्चे गए कहाँ?
उनका घर दूर है विद्यालयों से, जब नज़दीक नहीं जाते तो दूर क्या जाएँगे? उनका घर दूर है या गरीबी से जूझ रहे हैं या उनके मम्मी-पापा किस स्थिति के हैं। कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिसका कोई है ही नहीं है, ननिहाल में रह के पढ़ते हैं, फुफुआ और बहनियाँ में रहकर पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, काम करने लगते हैं छोटे पर। इस तरह का देखने को मिल रहा है अभी भी। जैसे कि बात करेंगे, अभी पेपर लीक का मामला आया था, दिल्ली में बहुत आंदोलन भी हुआ। आप भी उसमें साथ से गई थी? हाँ, मैं वहाँ 5 दिन लगातार थी, रातों दिन, 5 दिन। आप क्यों गए थे वहाँ? मैं इसलिए गई थी कि वो जो पेपर लीक हो रहा है बार-बार पेपर बच्चों का, वो शिक्षा से जुड़ा है। जहाँ शिक्षा की बात होगी वहाँ मैं जाऊँगी। क्योंकि हमको राजनेता से कोई मतलब नहीं है, चाहे कहीं कोई को भी वोट देना है तो जब वोट का समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब शिक्षा की बात आई, पेपर बार-बार लीक हो रहा है, कुछ ऐसे घराने के बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, हताश हो जा रहे हैं। अच्छे घर के भी बच्चे हताश हो जा रहे हैं। 22 बच्चों 20-21 बच्चों का मौत हुआ, वो हताश होकर के मर गए। अगर आज पेपर लीक नहीं हुआ था तो वो बच्चे आज अपने दुनिया में रहते ना यहाँ पे। उनकी अलग ही दुनिया ऊपर चली गई। उनके मम्मी-पापा के दिल से जा कर के पूछिए। इसलिए मुझे लगा कि वहाँ मुझे भी जाना चाहिए। ऐसे मामले बार-बार हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है या फिर कौन इसको बढ़ावा दे रहा है? हम लोग बढ़ावा की तो बात नहीं कर सकते, किसका हाथ है ये भी नहीं कर सकते। किसके शासन में हो रहा है वो जान रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का मांग रहे थे बच्चे इस्तीफा। अब उस चेयर पर वो बैठे हैं तो वही बता सकते हैं। उनको पता होना चाहिए, उनको सख्ती करना चाहिए, उनको कड़ा से कड़ा अपना हथकंडा अपनाना चाहिए कि ऐसा पेपर बार-बार लीक न हो। और मैं क्या बताऊँ कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे क्या पता। जितना मुझे पता है मैं उतना बताऊँगी, जो भी बताऊँगी। बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो आज भी स्कूल नहीं जाती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो मैं बार-बार कहूँगी कि आप बाबू जाओ स्कूल, बहिनी जाओ स्कूल, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। बच्चों से बच्चियाँ कम नहीं हैं। जिसके घर में बच्चियाँ हैं, बेटा नहीं है तो क्या वो घर नहीं घर है? लोग कहावत कहते हैं कि बेटी देंगे तो बेटा पाएँगे ही, और बेटा दे रहे हैं तो अब किसी की बेटी घर में ला रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब भी इतनी सुविधा दे रही है सरकार, आप भी पढ़िए। हम तो ये भी कहूँगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार फ्री कर देते अति उत्तम है और अच्छा होगा, गरीब अमीर सबका भला होगा। आयुष्मान कार्ड की सुविधा तो चल रही है 5 लाख। हाँ, चल रही है, लेकिन जिसके घर में सुन रहे हैं कि 60 से ऊपर के लोग रहेंगे उसी का आयुष्मान बनेगा, और जिसके राशन कार्ड पर 5-6 लोग हैं उसी का बनेगा। तो इस तरह से तो कुछ ऐसे परिवार हैं जो वंचित हो रहे हैं, किसी सरकार का लिस्ट में नाम नहीं आया है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही अपील करेंगे कि घर जनवा बनवा दीजिए, जैसे राशन दे रहे हैं घर जनवा सबका बन जाए, आयुष्मान का कोई घर वंचित ना हो। क्योंकि कुछ गरीब जब बीमार हो रहे हैं तो मर ही जा रहे हैं पैसा के कारण। अब कुछ लोगों को बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा इससे है आयुष्मान कार्ड से। बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अगर जिस घर में 6 लोग नहीं हैं और उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, अगर आपातकाल में उनको कोई दुर्घटना घटती है या फिर कोई बीमारी होती है, तो वो लोग कैसे इलाज कराएँगे? ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है एक हिसाब से कहीं सूटेबल नहीं लग रही है, तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और बाकी जो बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहे हैं और कम एजुकेशन लेकर ही लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, या ऐसे लड़कों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लड़कों को लिए क्या कहा जाए, क्योंकि 2 स्थितियाँ हैं। एक तो गरीबी भी भेज रही है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी और हर सामान का मूल्य बढ़ेगा तो कहाँ से पूर्ति होगा गाँव में? तो कुछ मजदूर के बच्चे हैं, कुछ बिना खेतिहर बच्चे हैं, कुछ इस तरह के बच्चे हैं, कुछ मनबड़ भी बच्चे होते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि 100 में 1 को नहीं है, एक-आध भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे माँ-बाप का भी कहना नहीं मानेंगे, वो निकल जाते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन पलायन ज़्यादा हो रहा है। सुधार कैसे हो? अब सुधार कैसे हम बताएँ? हमारे वजह से तो सुधार होगा नहीं। हम लोग बहुत करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, उनके अभिभावक से मिलेंगे। लेकिन सुधार जब तक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक कैसे सुधार होगा? एक गरीब के घर में खाने का ठिकाना नहीं है और हम जाकर बोलेंगे पढ़ो, 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 तो पहले खाएगा कि पढ़ेगा? दोनों चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत आपने सिचुएशन देखी होगी, बहुत ऐसे लोग होते हैं
जो काम करते हुए भी साइड से पढ़ाई पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे ही तो होना चाहिए कि काम करें और किसी भी हाल में पढ़ते जाएँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ाई को साइड रख कर के कामें करने लगते हैं। कुछ वैसे ऐसे होते हैं कि कितना ही मज़दूरी करना पड़े, वो रात में पढ़ कर के अपना आगे बढ़ ही जाते हैं। ऐसा तो होना ऐसे बच्चों को देख कर के सबको सीखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी सावित्री दीदी जी जो कि गाज़ीपुर से बिलॉन्ग करती हैं और एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी इनका प्रयास है कि जो बच्चे-बच्चियाँ नहीं पढ़ रहे हैं या फिर कहीं समस्याएँ आ रही हैं, तो इसके लिए इनका जागरूकता अभियान चलता रहता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।